नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज इस कार्यक्रम में दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अभी अभी जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वैसे ये तय था कि जो नई राष्ट्रपति देश की होंगी वो द्रौपदी मुर्मू होंगी, क्योंकि एनडीए के पास जो बहुमत है वो इस वोट में दिखना था, वो दिखा भी। लेकिन हिमाचल से रिलेटेड एक बड़ी खबर उस चुनाव में आ रही है कि क्या हिमाचल में भी द्रौपदी मुर्मू यानी कि एनडीए की प्रत्याशी जो थी प्रेसिडेंट के लिए, उनके पक्ष में क्रॉस वोट हुआ है। ये क्रॉस वोट किसी भी पार्टी से, दल से हो सकता है। अभी उम्मीद सिर्फ कांग्रेस और माकपा के ही दो लोग इसमें विपक्ष में थे, और दो वोट जो हैं वो कुछ पोर्टल्स पे अभी चले हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन चल रही है। इसको लेकर आगे बात करेंगे। और प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर जो बहुत सारे दर्शक हमारे अपडेट चाहते थे, या फिर ये चाहते थे कि इस भर्ती को लेकर जल्दी फैसला हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। यदि सरकार को इन भर्तियों को करना है, क्योंकि 4800 के आसपास पद टोटल बनेंगे, ये 5500 स्कूलों में प्री नर्सरी शुरू हो रही है, तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब मुख्य सचिव ने इस मसले को अपने आप लिया है अपने हाथ में, और एक बड़ी डेवलपमेंट उसमें हुई है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे कि प्री नर्सरी भर्ती को लेकर अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो ड्राफ्ट मांगा गया है उससे लगभग ये क्लियर हो रहा है कि अगली कैबिनेट में इस ड्राफ्ट को लेकर या इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कुछ फाइनल डिसीजन अब हो सकता है। पे रिवीजन रूल्स को लेकर भी बड़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, और खासकर जो हमारा ये शो है इसके जरिए भी। और इसीलिए आज इसके बारे में भी बताएंगे कि फाइनेंस में इससे पहले जो बैठक हुई थी पे रिवीजन रूल्स पे, खासकर जो राइडर और जीओआईटी का मैटर है, उसको लेकर अब कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा इन लोगों को, ताकि इस बारे में डिसीजन हो जाए। इसके बाद अगली बात करेंगे जो 389 पंचायत सचिव हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और कौन ये भर्ती करेगा, क्योंकि इससे पहले एचपीयू को दिया गया था। एनएचएम, करुणामूलक और कंडक्टर, इन तीनों की डेवलपमेंट आज अलग अलग तरीके से है, अलग अलग वजहों से है। इनकी बात करेंगे और इनको लेकर सरकार में अब क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। जल रक्षक भड़क गए हैं, उन्होंने अपने काम को लेकर अलग से अल्टीमेटम दिया है, और इनके साथ जो एसएमसी पॉलिसी है वो कहाँ रह गई है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद या जब भी सरकार के सामने बात उठाई गई वहाँ ये बात रखने के बावजूद अब तक एसएमसी पॉलिसी पे क्यों बात नहीं हो रही, ये भी एक महत्वपूर्ण मैटर आज का रहेगा। आईटीआई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए डेट बढ़ गई है, आज ये डिसीजन हुआ। कॉलेज एडमिशन के लिए भी डेट बढ़ गई है, एचपीयू ने पहले कह दिया था। और जो मंडी यूनिवर्सिटी है जिनके पास 5 जिलों के डिग्री कॉलेज हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, उसने भी आज अपनी नोटिफिकेशन जारी करके अपनी डेट बढ़ा दी है। इसके बाद जो झंडूता में एक डेड बॉडी किसी लड़के की मिली थी, पॉलिटेक्निक का ये छात्र था। पहले ये कहा जा रहा था कि ये 2 टुकड़ों में अलग अलग जगह पे दोनों पार्ट्स मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगली जो जांच हुई थी उस जांच में ये पता लग गया है कि ये जो मामला है वो एक ही जो जगह डेड बॉडी मिली थी लड़के की वही है। दूसरी जगह जो कुछ चीज़ें मिली थी बोरी में बंद होके, वो जानवर का जो मांस है वो निकला है। जहाँ तक ईडी की बात है तो आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया ईडी के कार्यालय के बाहर, और ये छोटा शिमला में नीचे ब्रॉकहॉर्स्ट में कार्यालय इनका है। मैंने आपको कल भी बताया था जगह वहाँ कम है, तंग है, इसलिए ये रोड पूरा बंद हो जाएगा। आज हुआ भी ऐसे ही। और जो सब, क्योंकि प्रतिभा सिंह दिल्ली में थी संसद सत्र के कारण, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर और जो ये हैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है सुखविंदर सुक्खू, इन सब ने मिलकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी खूब की। लेकिन इसके पलटवार में बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है कि ईडी में जो ये अनावश्यक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, रणधीर शर्मा ने ये कहा सरकार की तरफ से, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक डाटा रखा जो आपको ये बताता है कि वेरीफाइड न्यूज़ या वेरीफाइड चैनल्स को लेकर जो सोशल मीडिया में एक बाढ़ आई हुई है उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या स्टेप उठाया है। अब तक 747 साइट्स, वेबसाइट्स जिनको बोलते हैं, और 94 यूट्यूब चैनल बंद किए जा चुके हैं। इसकी भी आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगी। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रोक नहीं हटी है। राज्य चुनाव आयोग ने रिक्वेस्ट जरूर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको माना नहीं। और क्या कहा हाईकोर्ट ने वो बताएंगे। हिमाचल के
जोगिंदरनगर के रहने वाले अजय जम्वाल, जो बीजेपी की जो एलीट है, बीजेपी का जो संगठन है, उसमें काफ़ी जो एक बड़ा चेहरा है, वो अब उनका कद और बड़ा है। पूर्वोत्तर के बाद अब उनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो भी अब रायपुर फिक्स कर दिया गया है। इसकी भी डिटेल आगे आपको देंगे। आज मॉनसून की वजह से जो सड़क हादसे होते हैं उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। 3 मौतें आज कोविड की वजह से हुई हैं, कोरोना की वजह से। और इसी से शुरुआत आज करेंगे कोविड के केसेस से, क्योंकि अलर्ट मोड वो ऑन रखना पड़ेगा अब, क्योंकि केसेस बड़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। आज देखिए हमारे जो टोटल सैंपल 4114 हैं, 4614 टोटल सैंपल हैं। बिलो एवरेज है, जो भारत सरकार ने कहा है या राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक भी नहीं हो रहा अभी। लेकिन इनमें से 557 जो हैं वो नए केस मिले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 600, और रिकवरी 429 की है। 14 नए पेशेंट एडमिट हुए हैं, 3 कोविड डेथ रिकॉर्ड हुई हैं और 51 टोटल फिगर हो गया है अब जो हिमाचल में अब जो हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद। जो आज की डेथ हैं उनमें से 2 मंडी में हैं, 1 शिमला में, और जो एज है 61 ईयर मंडी में मेल हैं ये, लेकिन इनको और बड़ी तरह की बीमारियां थी, कैंसर भी साथ में था और टीबी भी साथ में था, सीवियर एनीमिया भी। माफ़ कीजिए, मंडी में 46 ईयर की फीमेल हैं, एज कम है इनकी, लेकिन इनको भी पार्किंसंस था और AKI और सवियर कोविड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी हुआ है। इनकी बीमारियां और भी थी और ये भी जो कोमॉर्बिडिटी वाला केस है उसी तरह का है। शिमला की बात करें तो 72 ईयर की फीमेल हैं ये, इनको ब्रोंकाइल अस्थमा था और हाइपरटेंशन साथ में, ये भी बीमारी की हिस्ट्री की पेशेंट थी। तो ये आज की कोविड की डेथ हैं। अगर हम कोविड के बाद अगर आज की बात करें, वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज अब लग रहा है, आज 40,062 लोगों को वैक्सीन लगी है और जो अब तक 50,000 टोटल कवरेज हो गई है जो बूस्टर डोज लग रहा है उसके बाद से। इसके बाद अगर हम मौसम की बात करें तो आज विभिन्न हादसों में 6 डेथ अभी रिकॉर्ड हुई हैं और ये मानसून सीजन के दौरान जो डेथ हुई हैं, जब से मानसून शुरू हुआ है 104 टोटल मौतें अभी हो चुकी हैं हिमाचल में। इसीलिए मानसून सीजन के दौरान जो सफ़र है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हादसे हो जाते हैं। जहाँ तक बात है मौसम के पूर्वानुमान की, तो 25 जुलाई तक अभी मौसम जो बारिश का क्रम जारी रहेगा और इसीलिए जो अगले कार्यक्रम हैं आपके वो भी उसी तरह से आपको इसको ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। जहाँ तक बात अजय जम्वाल की है, ये जोगिंदरनगर के रहने वाले हैं और इनको पूर्वोत्तर में अभी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब इनको पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो थे भाजपा के अजय जम्वाल, इनको अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दायित्व इसी पद पे दिया गया है और इनका जो मुख्यालय है वो अब रायपुर फिक्स कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है हिमाचल के किसी भी व्यक्ति के लिए। जिस तरह से JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे, अजय जम्वाल की जो अभी तक संगठन में काम है वो काम इनका बोलता है और पूर्वोत्तर में जो बीजेपी ने परफॉर्म किया इनको वहाँ भेजने के बाद से, तो हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी बीजेपी को प्रॉब्लम फेस हो रही है वहाँ पर। और जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है, तो हाल ही के जो नगर निगम नगर निकायों के नतीजे हैं उन्होंने भी वहाँ कुछ संकेत दिए हैं, इसीलिए जो चेंजेस हुए हैं ये इनको इन 2 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। शिमला के जो नगर निगम चुनाव को लेकर 16 अगस्त तक रोक लग गई थी चुनाव की जो मतदाता सूचियां हैं उनको फाइनल करने में, क्योंकि परिसीमन का झगड़ा कोर्ट में है। और राज्य चुनाव आयोग ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम का चुनाव करवाने की एक संभावनाओं को देखा जा रहा था, इसी कारण राज्य चुनाव आयोग ने एक एप्लीकेशन डाल दी हाई कोर्ट में कि अर्ली इसकी सुनवाई की जाए और जो रोक है उसको हटाया जाए। आज ये सुनवाई हुई, इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रोक नहीं हटाई, तो राज्य चुनाव आयोग को कोई राहत इसमें नहीं मिली। लेकिन जो पिटिशनर इसमें 2 हैं, राजीव ठाकुर और सिमी नंदा, जो पूर्व पार्षद हैं, उनको अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया। जो काउंटर रिप्लाई सरकार या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है उस पर इनसे रिप्लाई मांगा है और 16 अगस्त तक जो स्टे है वो कायम रहेगा, मतलब अगस्त में अब चुनाव नहीं होने वाले।
इससे पहले 5 वार्डों को छोड़ के बाकी 36 वार्डों की जो मतदाता सूची है वो अलग से फाइनल हो जाएगी। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस सारे क्रम को बीच में रोक दिया था हाईकोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या 16 अगस्त के बाद का रुख क्या रहता है, क्योंकि अगर अगस्त इस कोर्ट केस में चला गया तो फिर विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाएंगे, फिर इसके बाद हो पाएंगे, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग पहले कह चुका है कि हम एक साथ चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चुनावों के लिए एक्ट अलग अलग हैं और मशीनरी नीचे चुनाव करवाने वाली एक ही है। तो ये नगर निगम चुनाव का अपडेट था। अब जो लोकसभा में आज रिप्लाई दिया गया है ये हैं जो केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, हिमाचल से ही सांसद हैं। इन्होंने रिप्लाई दिया है कि 2021 और 22 में मिनिस्ट्री ने यूट्यूब चैनल और जो वेबसाइट्स हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही थी, राज्यसभा में ये रिप्लाई दिया गया है। 94 यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, 19 सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए हैं, 747 वेबसाइट्स के यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं। और ये जो एक्शन है ये सेक्शन 69A इन आईटी एक्ट का, जो 2000 का आईटी एक्ट है, उसके तहत उठाया गया है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें इंटरनेट पे फैलाने के दोषी पाए गए हैं। तो ये एक अपडेट थी, हमने साझा इसलिए किया क्योंकि आजकल भरोसे का संकट तो है ही, जब से ये पोर्टल्स की बाढ़ जैसी आ गई है सोशल मीडिया पर, और इसीलिए ये कार्रवाई भी इस तरह से हुई है। ईडी की बात करें तो आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया ईडी कार्यालय के बाहर, ब्रॉक हाउस में, छोटा शिमला के नीचे, और इसमें सभी बड़े लीडर उसमें थे। और उसमें जो एग्रेशन आज के लिए था वो इसलिए था क्योंकि सोनिया गांधी को ईडी ने दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 घंटे की ग्रिलिंग के बाद उनको फिर भेज दिया गया, और पहले भी इनको बुलाया गया था, लेकिन पहले कोविड की कोई सिचुएशन थी, फिर इनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, और उसी के विरोध में कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है, इसलिए फिर आज ये एक तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया था। और इस प्रदर्शन को जो है छोटा शिमला के नीचे जो ब्रॉक हाउस में ईडी के कार्यालय के बाहर किया गया। हालांकि ईडी का जो गेट है वो नहीं खुला, उन्होंने गेट पहले ही बंद रखा था। प्रिकॉशन के तौर पे पुलिस की व्यवस्था अलग से की गई थी, लेकिन इसके बावजूद धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ये हो गया। लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ, जहां पे प्रतिभा सिंह को ही, बाकी क्योंकि कांग्रेस के लीडर भी वहां पे थे तो उनको हिरासत में बीच में लेना पड़ा था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि जो बीजेपी ने भी इसका रिबटल एक तरह से दिया है, और वो जो मुख्य प्रवक्ता हैं रणधीर शर्मा, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने प्रेस बयान के जरिए कहा कि कांग्रेस ये दबाव बनाना चाह रही है राज्य ईडी पर कि जिन्होंने भी गलत किया है उनकी भी वो जांच ना करे। और ये एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है इस देश में। इससे पहले जिन भी दलों के नेताओं को इस तरह के केसेस में बुलाया गया जांच के लिए, उन्होंने जांच का हिस्सा बने और इस तरह का जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का यूज़ उसमें नहीं किया। तो ये जो प्रतिक्रिया थी ये थी बीजेपी की तरफ से। झंडूता में जो एक डेड बॉडी एक लड़के की मिली थी, ये गायब था, इनका मोबाइल 14 जुलाई से गायब था, लेकिन पॉलिटेक्निक का छात्र था और 14 जुलाई से गायब था, लेकिन घर वालों ने ही जो शिकायत है गुमशुदा की या लापता होने की वो 19 जुलाई को करवाई। उसके बावजूद सारी चीज़ें की गई, लेकिन आज किसी ने घर के पास ही कहीं एक जो है शव को देखा, और वो उस शव को परिजनों ने पहचान भी लिया, लेकिन वो कटा हुआ था, और इसीलिए मर्डर का जो केस है वो भी दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो बॉडी पार्ट्स वहाँ पड़े थे, और कुछ दूरी पर एक बोरे में कुछ जो है वो कुछ अंग मिले, और बाद में ये लगा कि ये इसी लड़के के हैं। लेकिन जब उसकी जांच हुई बाद में, तो फिर एसपी बिलासपुर ने खुद जो मीडिया से बात करके खुद क्लियर किया कि जो दूसरी जगह कुछ पार्ट्स मिले थे, मानव जो अंग माने जा रहे थे पहले, वो नहीं है और किसी जानवर का वो मांस है, और जो डेड बॉडी है वो मर्डर लगभग प्रूव हो गया है, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी संदेह के आधार पर हो गई है। तो ये एक मामला था जो दिन को एक सनसनी फैल गई थी कि बिल्कुल ही 2 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। हालांकि मर्डर अब भी है, और मर्डर जो है वो काट के ही किया गया है, लेकिन 2 जगह जो बॉडी पार्ट्स वाला वो चीज़ प्रूव नहीं हुई है। जहाँ तक बात इससे आगे की है, तो आईटीआई के लिए जो एडमिशन की डेट है वो आज बढ़ गई है। फिर से टेक्निकल एजुकेशन जो डायरेक्टरेट है उन्होंने ये एडमिशन की डेट बढ़ाई है,
और ये सभी इंस्टीट्यूशन के लिए बढ़ाई गई है। सुबह आप प्रिंट के फॉर्म में इसकी खबर अखबार में देख सकते हैं दिव्य हिमाचल में, और उससे आपको जिसने एडमिशन लेनी है उसको ये एक्स्ट्रा जानकारी उसमें मिल जाएगी। जहां तक बात है कॉलेज एडमिशन की, तो हमने 6 बजे के बुलेटिन में भी आपको बताया था, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ जो डेट है वो जुलाई तक बढ़ा दी है। और जहां तक बात एचपीयू की है, तो एचपीयू ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पिछली क्लासेस के रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते तब तक कॉलेजेस में एडमिशन जारी रहेंगी। तो ये लगभग पूरे हिमाचल में जो कॉलेजेस की एडमिशन का मामला है वो अभी लगातार जारी है। जल रक्षक जो हैं अभी भड़के हैं, एसएमसी पॉलिसी की साथ में बात करेंगे, लेकिन एनएचएम, करुणामूलक, कंडक्टर, इन सब की एक एक करके अब बात करते हैं। और सबसे पहले जो बात करेंगे इन भर्तियों के मामले में, वो पहले कर लेते हैं बात जो इन तीनों तरह के जो मामले हैं उनकी, जल रक्षकों की पहले कर लेते हैं। 28 जुलाई से इन्होंने हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। जल शक्ति विभाग में मर्ज करने की ये मांग कर रहे थे। इन्होंने अपना अल्टीमेटम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा है और ये कहा है कि अगर 28 जुलाई से पहले इनकी मांगों को नहीं माना गया, जिस पॉलिसी की ये बात कर रहे थे, तो फिर उसके बाद ये जो हैं वो हड़ताल पे चले जाएंगे और काम नहीं करेंगे। 12 साल का सेवा काल होने के बावजूद भी इनको नियमित नहीं किया जा रहा है, ये इनका आरोप है। इसके बाद एसएमसी पॉलिसी की बात करें तो एसएमसी पॉलिसी को लेकर जो एक प्रक्रिया एक शुरू हुई थी, बार बार ज्ञापन भी गए। अभी तक 3 जो टीचर्स संघ हैं उनके ज्ञापन शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार को मिल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर कोई बात नहीं कर रहा। जब ये ज्ञापन मिले थे उसके बाद एक बार फाइल शुरू हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बीच में एक ऑर्डर आया था इनकी कंटिन्यूएशन को लेकर, उस ऑर्डर के एक पैरा को उसमें रेफर करके इस फाइल को होल्ड कर दिया गया था और उसके बाद ये फाइल उसी तरह से उसके आगे नहीं बढ़ी है। जबकि एसएमसी टीचर्स जो हैं वो बार बार डिमांड कर रहे हैं। अभी 31 मार्च के आगे 1 साल के लिए इनको एक्सटेंड किया गया। कैबिनेट से डिसीजन ये हो गया कि इनको जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक इनको हटा नहीं कोई सकेगा। ये तो एक तरह से सेफ्टी इनको दे दी गई, लेकिन जो पॉलिसी की बात है, पॉलिसी की फाइल अब भी आगे नहीं चल रही। और अब हम जरूर उम्मीद करेंगे कि सेक्रेटरी अब नए आ गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी नए आ गए हैं, तो इसलिए जो लंबित मामले हैं वो एक एक करके उठाए जाएं, एक एक करके लिए जाएं। और जिस तरह से ओल्ड पेंशन को लेकर बीच में कल बड़ी एग्जॉस्टिव मीटिंग एक घंटे की हुई और उसमें सारी संभावनाओं पर विचार किया गया, उसी तरह से जितने ये पेंडिंग मामले हैं उन पर भी बात होगी। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एचपीयू ने यूजी फर्स्ट ईयर के एडमिशन की डेट और पोर्टल के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे एडमिशन करना तय किया है। सीबीएसई का परिणाम आने के बाद अंतिम तिथि होगी, जैसा मैंने आपको बताया, तब तक एडमिशन जारी रहेगी। एक जो और मामला हमने आपके ध्यान में इसी माध्यम के जरिए लाना था, वो था पुलिस भर्ती के प्रिंटिंग पेपर लीक का, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया है। पहले कर्मचारी को किया था जहां से ये प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। 12 मोबाइल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड वगैरह सब वहां से पकड़े गए हैं। और प्रेस का जो मालिक है शैलेंद्र विक्रम सिंह, इसके खातों को भी एसआईटी बैंक खातों को खंगाल रही है और उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि आगे इसमें क्या होगा। कल नार्कोटिक्स की तरफ से भी एडीजी जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद जो ड्रग्स का नेटवर्क हिमाचल में है उसको लेकर कुछ ये बात करेंगे और वो अपडेट हम आपको कल ही बता पाएंगे ताकि उसकी जानकारी भी आपको भी दे पाएं। इसके बाद निर्दलीय विधायकों की सदस्यता को लेकर जो भाजपा में चले गए थे दोनों, होशियार सिंह और प्रकाश राणा, आज कांग्रेस ने लिखित रूप से विधानसभा सचिव को ये ज्ञापन दे दिया, यानी कि अब केस विधानसभा अध्यक्ष के पास ये चल पड़ा है। हालांकि ज़्यादा कुछ मतलब इसका है नहीं, क्योंकि अगस्त महीना चला जाएगा सेशन में, उसके बाद सुनवाई की डेट पड़ेगी, फिर ये पेशी में नहीं आएंगे, अगली डेट पड़ेगी और इस तरह से सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन चलिए फिर भी एक तरह से वो अनाउंसमेंट कर दी है। आईटीआई के दाखिले की जो अंतिम तिथि की मैं बात कर रहा था, तो अब 6 अगस्त तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो 27 जून के बाद की जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाया है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने, और 140 निजी औद्योगिक संस्थान हैं उनके लिए भी ये लागू होगा और 143 जो सरकारी हैं उनके लिए भी होगा। और अब आप 6 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो मामले 2 हो गए खासकर जो मुख्य तौर पे थे। अब अगली बात करते हैं, और जो अगली बात है वो एक एक करके अब आएगी। करुणामूलकों का जो मामला है वो करुणामूलक आवेदन, क्योंकि क्लास 3 में कुछ मैटर हो नहीं रहा, इसलिए इन्होंने 357 दिन की भूख हड़ताल जो शिमला में की थी क्रमिक के हिसाब से, उसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है। जबकि सरकार ने क्लास 4 के लिए 1 टाइम छूट देकर बहुत सारे केसेस अभी निकाले हैं।
कुल कितना लोगों की नौकरी मिली है ये अब विधानसभा सेशन में अभी सवाल लगा है, उसमें रिप्लाई तैयार हो रहा है, उसमें पता लग जाएगा कितना लोगों को मिली। लेकिन क्लास 3 के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं थी। अब इन्होंने पालमपुर में एक रैली करने का फैसला किया है और उसके बाद फिर जो आगे जो ये सेशन आगे आ रहा है उसमें पता लगेगा ये क्या करेंगे। वैसे 23 जुलाई को शनिवार को पालमपुर में ये रैली करने और धरना करने जा रहे हैं। अब कितना लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं वो अलग बात है। एनएचएम पॉलिसी को लेकर आज प्रेस वार्ता थी एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से। इन्होंने कहा कि 24 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ और इसलिए वो निराश हैं। कर्मचारियों की मांग है कि अगली कैबिनेट में ये मामला लाया जाए। 26 जून से स्वास्थ्य विभाग के पास ये फाइल लटकी हुई है, ऐसा इनका कहना है। जबकि एनएचएम वाले कहते हैं कि वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद जल्द ही ये सारी चीज़ें फाइनल करके सरकार के सामने रखी जाएंगी। 1700 कर्मचारी हैं जो ये इंतज़ार कर रहे हैं। एचआरटीसी कंडक्टर पहले से ही हड़ताल पर थे एक तरह से, क्योंकि इनकी ग्रेड पे कम हो गई है, यानी कि नया पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी कम हो गई है। और इनके लिए 21 जुलाई तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो आज हो गया। कल से अब ये शुरुआत करेंगे और कल ये रणनीति बैठक करके बनाएंगे कि इन्होंने क्या करना है, हड़ताल करनी है या सरकार से बात करनी है, ये भी हम आपको कल ही बताएंगे। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो अगली जो बात है उसके मुताबिक बहुत सारे जो मामले हैं वो इस तरह के चल रहे हैं कि कुछ मैटर तो हैं पे कमीशन से रिलेटेड जो आगे लेंगे। लेकिन जो पंचायत सचिव भर्ती, क्योंकि कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि जो 389 पोस्ट हैं उसकी जो भर्ती है वो किस से होगी या पंचायत सचिव की। तो जो हमने डिपार्टमेंट से जो पूछा तो इन्होंने कहा कि कम से कम एचपीयू को नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार जो एचपीयू को भर्ती दी थी तो उसका अनुभव बड़ा ख़राब रहा है। उन्होंने रिटर्न लिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट छोड़ दिया, रिटर्न भी लिया, उसमें भी देरी कर दी। 2 साल से ये प्रक्रिया सारी फंसी हुई है और अब फिर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को देनी पड़ी, उसके बाद इवैल्यूएशन विभाग खुद करेगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम तो यही लग रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही देंगे और ये 389 पदों पर ये भर्ती होनी है। एचपीयू को 2020 में 239 पदों की भर्ती दी थी जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये आज के जो प्रमुख मामले थे वो हैं। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो कोविड की डिटेल में आपको बता चुका हूँ। एचपीयू ने बीएससी जो फाइनल ईयर है उसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है और ये आप एचपीयू की वेबसाइट के ज़रिए भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। जहाँ तक बात इससे अगली है अब वो है द्रौपदी मुर्मू का आज का इलेक्शन। अब आप देखिए अभी तक जो इलेक्शन में चीज़ें सामने आई हैं, इनका जीतना लगभग तय था और अब 70% से ज़्यादा वोट इनको मिल गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी इनके घर पे आके इनको बधाई दे दी। जेपी नड्डा भी उनके साथ थे। और लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने और 104 से ज़्यादा विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोट किया है। अभी तक अगर हम अनवेरीफाइड, क्योंकि मैं पर्सनली इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं इसलिए मैं ये पहले आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ट्वीट इस बारे में चल रहे हैं। ये देखिए कि एक इनसाइड इलेक्शन एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने एक ट्वीट किया है कि क्रॉस वोटिंग टुवर्ड्स एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिहार 6, हिमाचल प्रदेश 2, अरुणाचल 1, उड़ीसा 1। मतलब जो हिमाचल में भी 2 लोगों का जो वोट है वो एक्स्ट्रा मिला है हिमाचल में द्रौपदी मुर्मू को। अब यहाँ 45 वोट बीजेपी के थे, 2 निर्दलीयों को मिलाकर 22 वोट कांग्रेस के थे, 1 माकपा का था, तो 45 और 23 का ये डिवीजन था। मतलब ये हुआ कि हिमाचल से द्रौपदी मुर्मू को 47 वोट मिले हैं 47। अब ये 2 लोग कौन हैं ये वेरिफिकेशन से आगे पता लगेगा। ये तो शायद नहीं लगेगा लेकिन किस दल के हैं, क्योंकि माकपा का तो एमएलए ही कुल 1 है, तो डेफिनेटली कांग्रेस से फिर क्रॉस वोट हुआ। लेकिन पहले ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि क्या सच में हुआ या नहीं। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हुआ तो फिर कैसे उसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वैसे बहुत सारे राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है और अभी भी विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, क्या पता किसके लिए क्या है। लेकिन बीजेपी के लिए ये राहत की बात है कि अनिल शर्मा ने बीजेपी की प्रत्याशी को ही, एनडीए की प्रत्याशी को ही वोट दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वो दोबारा से जयराम ठाकुर के साथ अपनी टीम बना सकते हैं। तो ये तो एक संभावना इसमें दिख रही है। अगली बात करें पे रिवीजन रूल्स के संशोधन की, तो उसको लेकर जो आज हमने फाइनेंस में पता किया था, क्योंकि बड़े सारे हमारे जो दर्शक हैं इस बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे,
और वैसे भी मामला बड़े दिनों से पेंडिंग हो गया था। अब हुआ यह है इसमें कि एक बार जब डिसीजन हो गया और नोटिफिकेशन हो गई, उसके बाद फाइल वापस आ गई थी। फाइल वापस आने के बाद इस फाइल को दे दिया गया वापस उसी कमेटी को जिस कमेटी ने ये पे रिवीजन रूल्स बनाए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस अक्षय सूद की अध्यक्षता में। और उसमें और भी लोग हैं, और उसमें जो फाइनेंस की ब्रांच है उससे बाहर के भी लोग हैं, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के भी एक अधिकारी हैं, इसी तरह से ट्रेजरी के अधिकारी हैं, ऊपर से जो पेंशन वाले हैं वहाँ से भी एक अधिकारी हैं। तो इस कमेटी की एक बैठक हो गई थी। उस कमेटी की बैठक में संशोधन की जो ड्राफ्ट है वो भी बन गया था, लेकिन उस ड्राफ्ट को बनने के बाद फिर फाइनेंस एसीएस के लेवल पे ये बैठक अभी नहीं हो पाई है, प्रबोध सक्सेना के लेवल पर, और इसीलिए उस बैठक का इंतजार है ताकि इसको फाइनलाइज कर पाएं। डेफिनेटली इतना जरूर है कि ये कैबिनेट में जाएगा, अगली में जाएगा कि नहीं ये हम अगली कैबिनेट से 2 रोज पहले आपको बता पाएंगे। लेकिन प्रबोध सक्सेना ने जिन्हें ये कंफर्म किया है कि कैबिनेट में जाएगा मैटर, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरी नई ऐड हुई हैं और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी पहले के मुकाबले डबल हो गई है। तो ये कैबिनेट में जाएगा, क्योंकि पिछली वाला जो 3 जनवरी 2022 वाला पे रिवीजन रूल्स का नोटिफिकेशन है वो भी कैबिनेट से अप्रूव्ड है, इसीलिए इसको भी कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा। प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर जो अच्छी खबर आज ये है, उनके लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब भर्ती होगी, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने जो एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनको 2 दिन का वक्त दिया है इस ड्राफ्ट को फाइनल करके सबमिट करने का, और उसके बाद वो अपना ड्राफ्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर फाइनेंस और कार्मिक विभाग के साथ इस ड्राफ्ट पे चर्चा होगी। हो सकता है जो मुख्य सचिव है वो खुद ही बैठक करें। आज जब हमने इनसे पूछा भी तो ये दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री क्योंकि दिल्ली चले गए हैं, और मुख्यमंत्री आज गए हैं, उसके बाद उज्जैन जाएंगे, वापस आके द्रौपदी इनके लिए रामनाथ कोविंद जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उनके लिए प्रधानमंत्री ने डिनर रखा है। उस डिनर में शामिल होने के बाद लौट आएंगे, उसके बाद दोबारा से जाएंगे नए प्रेसिडेंट की ओथ में, और फिर उसी दौरान जो सीएम काउंसिल है बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी एक बैठक है, तो उसके लिए जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री शिमला में नहीं है, अगला हफ्ता भी लगभग इसी तरह से निकलेगा, इसलिए यहाँ पे आजकल काम ठप है। आज से लगभग आज भी सचिवालय में एक भी मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे। इसी कारण जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कुछ ढूंढते हैं वो अब नहीं है, लगभग इस हफ्ते तो नहीं होने वाला। और इसीलिए जब ये प्री नर्सरी को लेकर भी आज मुख्य सचिव ने, वैसे पिछले कल की अपडेट है, टोटल 2 दिन का वक्त दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को कि वो जो भी ड्राफ्ट उनके पास है उसको लेके आएँ। वजह यह है कि मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दी हुई है कि 1 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करनी है, और वो महीना अगस्त का है। अब ये हो पाएगी या नहीं ये आगे लगेगा पता कि टेक्निकल इसमें क्या रहता है। दरअसल समग्र शिक्षा अभियान तो पैसा तो है इन टीचर्स की भर्ती का, लेकिन आज जो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट से पता लगा कि जो भारत सरकार है वो जो सैलरी का रैकरिंग कॉस्ट है उसको लेने को तैयार नहीं है। ओवरऑल बजट मिल सकता है लेकिन रैकरिंग कॉस्ट का वो नहीं मिलेगा, इसीलिए जो अभी ये कोशिश हो रही है कि इन सारी भर्तियों को या तो आउटसोर्स पे किया जाए या किसी एजेंसी के थ्रू किया जाए, जबकि डिमांड ये उठ रही है कि आर&पी रूल बुला के रेगुलर किया जाए, अनुबंध पे किया जाए। अनुबंध पे करना शायद इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि सरकार के लिए समय कम बचा है इस कार्यकाल का, और अगस्त और सितंबर 2 ही महीने हैं, और वो भी तब जब अगर शिमला नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, और इसीलिए अगर किसी और माध्यम से करते हैं अस्थायी तरीके से तो फिर 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जब ड्राफ्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि एनटीटी 1 साल 2 साल डिप्लोमा एक इशू है, 45 ईयर एज के रिलैक्सेशन दूसरा इशू है, आंगनबाड़ी को कोटा देना है या नहीं ये तीसरा इशू है। तो इन तीनों को देखते हुए एनटीटी को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5500 स्कूलों में प्री नर्सरी टीचिंग शुरू हो गई है, 50,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो गए हैं, लेकिन इनको संभालने वाला, पढ़ाना तो आप छोड़िए, लेकिन इनको संभालने वाला, इनकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जेबीटी की भर्तियां वैसे ही 2018 के बाद नहीं हो रही और उनके पद अपने खाली हैं 3000 से ज़्यादा, और ऐसे में जेबीटी को ही ये भी प्री नर्सरी भी पकड़ा दी है। तो स्कूलों में कोई कहीं मिस हैपनिंग ना हो इन बच्चों की निगरानी की कमी के कारण, ये एक ज़रूर रिस्क है, और अगर सरकार जल्दी भर्ती कर ले तो इसमें ज़रूर रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये
आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब इस हफ्ते में कोई बड़ा अपडेट शिमला से अपेक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री बाहर हैं और मुख्यमंत्री अब लगभग आप ये मानिए कि 27 जुलाई तक दिल्ली के दौरों पर रहेंगे और उसके बाद ही 28 जुलाई को जो कैबिनेट है तब फिर यहाँ का जो एक्टिविटी है वो शुरू होगी और 27 जुलाई तक शिमला से बाहर हैं। लेकिन बाकी जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, खासकर जो आपकी क्वेरीज होती हैं और उनमें जो इशू आते हैं उनको एड्रेस करने के साथ, उनका रिप्लाई लाने के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।